नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज और ये है एपिसोड नंबर 2। टॉपिक होगा फर्टिलाइजर के ऊपर। आज हमारे साथ उपस्थित है आर माधवन। वो एक इंजीनियर है और एग्री एक्सपर्ट भी हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे खेत में कितने फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है और कौन से फर्टिलाइजर में कितना न्यूट्रिशन होता है, कम इस्तेमाल करने से क्या होगा और कितना फर्टिलाइजर कौन से टाइम में कैसे इस्तेमाल करना, इन सब की जानकारी लेने की कोशिश आज करेंगे। नमस्कार माधवन सर, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ एपिसोड 2 पर आने के साथ। आज हम खाद के बारे में बात करेंगे। खाद पौधे का भोजन होता है, इस तरह हमें इसे समझना होगा। पौधे को प्रदर्शन के लिए खाना पड़ता है, तो किसी भी प्राणी को अनुकूल प्रदर्शन के लिए संतुलित आहार चाहिए। तो यहाँ मिट्टी जो है वो माध्यम का या प्लेट का किरदार निभाएगी, जिस पर पोषक तत्व डाले जाते हैं, जिस पर फसल के प्रदर्शन के लिए तत्व डाले जाते हैं। हर्षवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे कुछ समय के लिए चार्ट दिखाएं। ये केवल आपको समझाने के लिए है, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा केमिस्ट्री में जाकर उसकी क्लास लेना नहीं चाहूँगा। ये बस आपको बताने के लिए है। कृपया आप लोग चार्ट में ध्यान से देखें। मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। प्राइमरी एलिमेंट, जब मैं प्राइमरी कहता हूँ तो इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा। जब मैं कहता हूँ सेकेंडरी, तो दूसरा जो बीच में है वो थोड़ी कम मात्रा में चाहिए पर है बहुत ज़रूरी। और फिर माइक्रो एलिमेंट्स, बहुत ही कम मात्रा में पर फिर भी इनकी ज़रूरत है। तो ये 3 अगर आप सही से केवल इनके नाम भी पढ़ेंगे तो यही नाम मिलेंगे उन दवाइयों के लिए जिनको आप हर रोज़ मल्टीविटामिन के रूप में डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। इसका मतलब ये मिनरल्स, चाहे वो हों प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो, और ये सब तत्व हमें भी चाहिए होते हैं। तो मतलब इनको पहले से मिट्टी में होना चाहिए जब हम उन प्रोडक्ट्स को खाएं। नहीं तो उन प्रोडक्ट्स की ना केवल उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ही कम हो जाएगी। मैं इसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। शेल्फ लाइफ क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास एक केला है, हमारे पास एक ब्रोकली है, हमारे पास एक कपास है। कोई भी फसल, चाहे गेहूँ या कुछ भी, किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ को बढ़ा के उसको बिना फ्रीज के 3 दिनों तक बिना खराब हुए रख सकूं, 6 घंटे या 10 घंटे। अब यह उन तत्वों से निर्धारित होता है जो मिट्टी में उपलब्ध कराए जाते हैं और फसल उन्हें लेती है। यही कारण है कि पिछले एपिसोड में हमने मिट्टी परीक्षण के महत्व की बात की। तो मिट्टी परीक्षण के परिणाम में हमें ये जानकारी मिली है कि इनमें से कितने मिट्टी में उपलब्ध हैं। अब अगर चार्ट में देखें तो इसमें मैंने एक बैरल दिखाया है। ये बैरल बता रही है और क्या फसल के अनुकूल प्रदर्शन के लिए क्या मौजूद करवाया जाना चाहिए। मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है और यही कारण है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ को बताने में ज़्यादा दबाव दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सैंपल उठाकर लैब में डाल देंगे और उस पर जानकारी लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उन्हें संतुलित आहार ही देना होगा। फसल किस प्रकार की है इस पर आधारित। मैं फसल की बात क्यों कर रहा हूँ? मानिए अनाज आप सब जानते हैं, जीरी, गेहूँ, जवार, इनमें से कोई भी अनाज माना जाएगा। अनाज ज़्यादा फॉस्फोरस की मांग करता है। यही कारण था कि मैंने कहा फसल चुनिंदा तत्व लेती है। अगर आप लेते हैं शिमला मिर्च, ब्रोकली, कपास, टमाटर, इनको ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत है। तो इसका मतलब फसल के लिए ठीक तत्व मिट्टी में डालें, ना कि कोई भी बिना सोचे समझे। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आंख बंद करके ऐसे ही NPK डाल दिया बिना कुछ जाने। और मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आप में से बहुत लोग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स नहीं डालते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से बैलेंस करके नहीं डाल रहे। अगर वास्तव में उदाहरण दिया जाए
तो ये जिंक और कॉपर ये दोनों हमें भी चाहिए होते हैं। अब आप सब अच्छे से जानते हैं इसके लिए अब कितना जिंक चाहिए। आजकल हर कोई केवल बस इम्यूनिटी के बारे में ही बात कर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अब ये इम्यूनिटी में सुधार आता है जिंक से। अब जिंक कैसे मिले? ये आपकी खाद्य श्रृंखला में होनी चाहिए ताकि ये अंदर बन सके। वो एक जिंक की गोली खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और फसल को जिंक कैसे मिलेगा? आपको ये मिट्टी में डालना होगा। आप इसे कैसे डालेंगे? अब आपको समझना होगा, मिट्टी को अच्छे से परखना होगा। इसलिए मैंने बताया मिट्टी परीक्षण का महत्व। तो ये हमारे 5 कर्मों में से एक है। ये दूसरा ज़रूरी कर्म है जो हमें करना है खेती में। पूरे विश्लेषण के लिए मिट्टी परीक्षण। अब मुझे मिट्टी विश्लेषण में 2 चीज़ें बतानी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर जगह ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे महिला और पुरुष। तो ये हर प्राणी में 2 प्रकार के भेदभाव हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। मिट्टी में हम बात करेंगे पॉजिटिव आयंस की, जो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। अब ये मैं केवल नाम बता रहा हूँ, ज़्यादा उत्सुक मत होना और ना ही ज़्यादा उलझना इन शब्दों में। और आपको ये समझना होगा कि ये आपकी फसल के प्रदर्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। आपको पता है मिट्टी में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक जैसे फोर्स एक दूसरे से अलग करते हैं और अलग फोर्स आकर्षित, जैसे महिला और पुरुष आकर्षित, महिला और महिला लड़ाई, पुरुष पुरुष लड़ाई। ये एनर्जी का कानून है, ठीक है। ये साधारण है और हम सब जानते हैं। लड़की आप पर हंसे तो आप खुश होते हैं और अगर कोई दूसरा आदमी आए तो आपको गुस्सा आता है। तो मिट्टी भी ऐसे ही है। आपको समझना होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। मिट्टी में नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड मिट्टी पर हमला करता है। इस नेगेटिवली चार्ज मिट्टी को क्ले पार्टिकल्स कहते हैं। यही है जो हम मिट्टी परीक्षण में निर्धारित करते हैं, कितने प्रतिशत ये मिट्टी संभाल सकती है। देखो बहुत ज़रूरी है कि मैं कितना ले सकता हूँ। मेरे ब्लड टेस्ट में अगर आप मुझे देखें, ब्लड टेस्ट वाले डॉक्टर मेरे को कहेंगे कि आप केवल बहुत सारा फैट या बहुत, डॉक्टर बताएंगे कि ये मत खाओ और अच्छा प्रोटीन लो और भी बहुत कुछ। बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी में भी क्षमता होती है कुछ तत्वों को संभालने की। ओके, अब ये हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव भी होगा। जैसे आप नेगेटिव आयंस ले लीजिए, वो दूर होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, बोरोन, ये सब चीज़ें नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। मतलब नेगेटिव रिपेल मतलब वो मिट्टी में नहीं रहते। दूसरे शब्दों में हम उनका स्तर नहीं बना पाते। देखो आपको कुछ तत्व मिट्टी में फसल के खाने के लिए छोड़ने होंगे, पर वो मिट्टी से दूर जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव को दूर करता है, तो दूर चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। मतलब हमें हर साल थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा जैसे जैसे फसल इनको लेगी। इसे कहते हैं अमोनिया, यूरिया, ये चीज़ें, सल्फर, ये सब नेगेटिव हैं और मिट्टी भी नेगेटिव है। रिपेल मतलब इसको दूर करना, मतलब धक्का मारना, तो वो चलते रहते हैं। कृपया थोड़ा समझे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। इसको आपके लिए बहुत सिंपल रखा है। जब वो रिपेल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में बारिश इन तत्वों को अपने साथ ही बहाकर बहुत दूर ले जाती है। वहीं पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के पॉजिटिवली चार्ज आयंस को जमा करके रख सकते हैं। मतलब आप उन्हें डालते रहें तो वो दूर नहीं जाएंगे, वो मिट्टी से जुड़ सकते हैं क्योंकि मिट्टी नेगेटिवली चार्ज्ड है और वो पॉजिटिव। अलग अलग फोर्स पास बुलाते हैं और उनको बांधकर वहीं पर रखते हैं और उस पॉइंट पर आपको पचाना होगा। हम लौटेंगे मिट्टी के ऑर्गेनिक मेथड पर। अब हर कोई बात करता है ऑर्गेनिक। अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री नहीं है। ये कहकर ये जरूरी तत्व हैं और बहुत ज़रूरी मिट्टी का संशोधन है। देखो
मैं नहीं कह सकता कि हमारे खाने में चावल गलत है या गेहूं गलत है। हमें वो चाहिए, पर निर्धारित मात्रा में, थोक में, पर ज़्यादा नहीं। अंत में आपको डायबिटीज़ या कोई और बीमारी हो जाएगी, हम नहीं जानते, पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर को हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो पानी और पोषक तत्व को संभालें, मतलब वो मिट्टी के नेगेटिव चार्ज वाले हिस्से का काम कर रहे हैं। मिट्टी परीक्षण करके ही आप समझ पाएंगे कि क्या मिट्टी में पर्याप्त क्ले है, वरना मुझे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलाना होगा कि वो क्ले बन सके, क्योंकि मुझे कोई चाहिए होगा जो वहाँ रहकर पोषक तत्वों पर पकड़ बनाए रखे ताकि फसल उन्हें खा सके। तो ऑर्गेनिक मैटर संशोधन का काम करता है, पोषक तत्वों और पानी को पकड़े रखने में, किसी और काम के लिए नहीं, पर यह बहुत ज़रूरी काम है। दुर्भाग्यवश हम सब सोचते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारे पोषक तत्व हैं। मैं थोड़ा सा उस पर भी बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब तक गाय अच्छे से नहीं खाएगी सभी मिनरल्स और पोषक तत्वों के साथ, वो जो भी देगी उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होगी। याद रखें, गाय आपकी खाद की फैक्ट्री नहीं है। गाय एक प्राणी, एक जानवर है जो जीना चाहती है, तो ये खाती है जो भी आप देते हैं। ज़्यादातर गायें कुपोषित रखी जाती हैं, उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो जो भी मिलता है वो उसे खा लेती हैं। तो जो भी वो खाती हैं तो वो उसे खुद के उपापाच्य के लिए इस्तेमाल करती हैं, मतलब आधे पोषक तत्व पहले ही जा चुके हैं और बचे हुए दूध या बछड़े के लिए हैं, और बचा हुआ गोबर के रूप में फेंक दिया जाता है। आप गोबर से इतना पोषक होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपको अच्छी फसल मिले? ये बस इतना ही काम कर सकता है कि मिट्टी में डलकर कुछ हद तक पोषक तत्वों और पानी को पकड़े रखे, और ये आपकी मिट्टी को संतुलित करने के लिए ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी मोबाइल और इमोबाइल की। मिट्टी पॉजिटिव और नेगेटिव को पकड़े हुए है और दूसरा रिपेल कर रहा है। ये जो रिपेल कर रहा है, हमारे लिए इसे पानी में बहाना बहुत ही आसान है। जब भी आप फसल के दौरान सिंचाई करते हैं, आप इसे थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं और पौधा इसे खाना स्टार्ट कर देगा, तो नुकसान नहीं होगा। मतलब थोक में जो नाइट्रोजन खेतों में डाली जाती है वो असल में नुकसान है पौधे के उस खाने का, और नदी तालाबों में कचरा फैलाना। असल में क्या करना है कि हम उसे फसल के दौरान थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि वो पूरी तरह अवशोषित और अच्छी फसल बन के सामने आए, बजाय कि इसे थोक में डालें। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सब तत्व हम इन्हें मिट्टी के ऊपर लगा रहे हैं ताकि फसल इन्हें ले सके। प्लीज़ समझिए कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पर दबाव क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज मिट्टी इन चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकती है। जहाँ आपने लगाया, हमने उसे सतह पर लगाया है, वो उन्हें सतह पर पकड़कर जड़ों में जाने से रोकेंगी, पर जड़ें नीचे दबी हुई हैं। हम एक प्लेसमेंट टूल दिखाने वाले हैं। ये प्लेसमेंट टूल जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एक उपकरण है जो आपकी मिट्टी परीक्षण के हिसाब से चीज़ों को जमाता है। ये बिल्कुल जड़ों पर रखा जाता है, बिल्कुल वहाँ जहाँ जड़ हैं। जड़ें जहाँ भी जाती हैं वो इन चीज़ों से टकराएंगी और इन्हें शौक लेंगी। खाद को बैंड में लगाने से खाद को इस्तेमाल करने की कुशलता 75% तक बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, आप सतह पर 100 किलो DAP डाल रहे हैं या सतह पर पोटाश डाल रहे हैं, लेकिन पौधे उसमें से केवल 5 किलो ही लेते हैं। वहीं अगर आप इसे फर्टिलाइजर्स प्लेसमेंट टूल्स की मदद से बैंड्स में लगाते हैं तो वो लगभग 75 किलो लेते हैं। तो आप असल में 100 किलो डाल रहे हैं, लेकिन फसल को केवल 5 किलो मिल रहा है और प्रदर्शन कम हो जाता है, और उस फसल के लिए आपका 70 किलो खराब जाता है। मौजूद हो भी सकता है या फिर बारिश में बह गया हो। खाद डालने में प्लेसमेंट एक अहम भूमिका निभाती है, और इसके कारण हैं मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स, जो हैं
कैटायन और एनायन मैंने अपने चार्ट में भी इन एलिमेंट्स को दिखाया है। इसका मतलब कि आप चार्ट को देखकर समझेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज चीज़ों को रखना होगा या फिर इसे मिट्टी के अंदर डालना होगा। उन्हें कभी भी सतह पर ना लगाएं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको सतह पर कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह आपकी मदद करने वाला नहीं है। इसके बदले में ये केवल और केवल पर्यावरण का नाश करेगा। और हम पलटकर कह देते हैं कि ये सब चीज़ें जहर हैं, पर ये नहीं हैं, बल्कि इनका गलत इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के तौर पर आपने कभी भी एक फरारी कार नहीं चलाई है। मानिए आपने केवल एक ट्रैक्टर चलाया है और मैं आपको फरारी कार दूं, आपको बिना ये बताए कि इसको कैसे चलाना है, तो इसमें क्या होगा? आप खुद को मार लेंगे और रोड पर 2-3 औरों को भी। क्या आप कहेंगे फरारी बुरी है? आपको समझना होगा कि फरारी को कैसे चलाएं। ये बहुत अच्छी कार है। अगर आप नहीं जानते कैसे चलाना है तो ये कूड़ा है, ये उसे दूषित कर देगा। ऐसे ही ये मिट्टी का संशोधन पौधे का खाना है। आपको समझना होगा कि पौधे के कुशल प्रदर्शन के लिए उसे खाना कैसे दें। मैं इसे इस तरीके से ख़त्म करूंगा। ताकतवर, स्वस्थ और सबसे ज़्यादा पोषक फसल मिट्टी में उगाई जाती हैं, जहां मिट्टी में वो सभी 13+ तत्व हैं जो मैंने चार्ट में दिखाए थे, बहुत ही अच्छे और संतुलित तरीके से। हर एक फसल के लिए आप अनियमित नहीं कर सकते। याद रखें, एक गांव या फिर एक फिरके का मिट्टी परीक्षण एक विश्लेषण को नहीं संभाल सकता, बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर आप अपनी फैमिली में एक ब्लड टेस्ट लें और परिवार में 6 आदमी हैं। क्या ये सही होगा परिवार में एक का सैंपल लें और सबको वही दवाइयाँ दें, क्योंकि सब एक ही परिवार से हैं? कभी नहीं। कोई भी, चाहे बाप और बेटा ही क्यों ना हो, उनमें अंतर रहेगा। हर एक का अलग टेस्ट लेना होगा। इसी तरह इस पूरे विश्लेषण के लिए आपको मिट्टी के अलग अलग नमूने लेने होंगे और कुशल प्रदर्शन के लिए संतुलित करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो उस जगह की मिट्टी ढीली रहेगी। अगर मैग्नीशियम अधिक है तो ये टाइट होगी। अब मैं ऑक्सीजन और हवा पर कुछ कहूँगा। इसको विस्तार से बाद में आपको सिंचाई वाले भाग में बताऊंगा, क्योंकि सिंचाई में भी इसकी ज़रूरत है। ऑक्सीजन और हवा मिट्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन और हवा भी बहुत ज़रूरी तत्व हैं फसल के प्रदर्शन के लिए। मिट्टी की ज़्यादा, कैल्शियम में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, आसानी से ड्रेन हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक मैटर के एरोबिक ब्रेकडाउन को बढ़ावा देगा। ज़्यादा एरोबिक ब्रेकडाउन को बढ़ावा देगा। मैं मुश्किल शब्द यूज नहीं कर रहा, उम्मीद है आप समझेंगे। आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। ज़्यादा गहराई में जाकर अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज़। मैं समझाना चाहता हूँ कि हवा चाहिए होती है, मतलब फसल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? बस जड़ों पर ऑक्सीजन होना ज़रूरी होता है, तभी वो खाना खा पाएंगी। आप इसे ऐसे समझें, ऑक्सीजन के बिना खाना होते हुए भी नहीं खा पाएंगे। मतलब ऑक्सीजन को वहाँ उपलब्ध कराना होगा। कैसे करेंगे? मिट्टी झरझरी करनी होगी। झरझराहट, इसे झरझराहट कहते हैं। मतलब बह सकता है एक सुंदर आकृति की तरह। थोड़ा पीछे चलते हैं, पिछले एपिसोड में जहाँ थोड़ा बहुत ज़मीन की तैयारी के बारे में बताया था। कितना ज़रूरी है कि हमने ज़मीन की तैयारी की बात की थी और वो अब खाद के उपयोग में मदद कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि फसल आपका खाद खाए तो उसको आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देना होगा। मतलब मिट्टी ज़्यादा झरझरी होगी। ज़्यादा झरझरी मिट्टी, ज़्यादा ऑक्सीजन, तो ये बेहतर होगा कि मिट्टी में ये सब पोषक तत्व हों तो फसल कुशल प्रदर्शन दिखाएगी। मुझे मिट्टी पर कुछ और भी कहने की इजाज़त दें। मैं मिट्टी पर ज़्यादा दबाव इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ज़मीन की तैयारी के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं मिट्टी संतुलन और विश्लेषण को।
हम कहेंगे ज़मीन की तैयारी के दौरान जब आप मिट्टी इकट्ठा करते हैं, मिट्टी की गहराई जहां से आप मिट्टी को इकट्ठा करके उसको लैब में भेज रहे हैं, इसकी ज़रूरत हम जानते हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में ये सब आपको विस्तार से समझा दिया गया था। ऐसे ही आपको समझना है कि जब आप इसको बैंड से लगाएंगे, जब आप इसको निर्धारित दूरी और मात्रा पर लगाएंगे, मिट्टी परीक्षण पर आधारित निर्धारित मात्रा फर्टिलाइजर प्लेसमेंट टूल द्वारा डाली जाती है। ऊपर नीचे चलने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर से जुड़ा है। ये एक नपातुला साधारण उपकरण है। मान लीजिए कि आपको 2.5 ग्राम पर फुट के हिसाब से लगाना होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ मशीन अपने आप करेगी। आप बस ये सामान डालो और वह अपने आप जड़ों में चला जाएगा। जब आप मिट्टी या ज़मीन की तैयारी कर रहे हो तो इस पार्ट का खास ध्यान रखा जाता है और इसको बीज बोने से पहले भी वही इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल इमोबाइल है। अब आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ इमोबाइल है। मिट्टी का विश्लेषण जो आपको लैब से मिला है उससे आप जानते हैं कि कितनी मात्रा में ये मौजूद है। ध्यान रहे कि कैल्शियम 65% होनी चाहिए हमारी तरह। हम लोग खुद कैल्शियम पर इतना निर्भर हैं कि ना मिले तो हम बेहोश हो जाएं। बिना कैल्शियम के हमारी हड्डियां सख्त नहीं रह सकती, वो लचीली हो जाती हैं और हम गिर जाते हैं। सीधे होने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। फसल को भी खड़े रहने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ना कि गिरने में। पौधों में कैल्शियम सेल के रूप में होती हैं, कैल्शियम पैक्टेट। तो अब वो तत्व जो मिट्टी से सोखे गए, आपको पक्का करना होगा कि वो एक स्तर और एक मात्रा में उपलब्ध हों। अब मैं मिट्टी पर आपसे कुछ सवाल जानना चाहूँगा। इसको मैं और अधिक नहीं खींचना चाहता। मुझे लगता है आज मुझे यहाँ रुकना चाहिए जब तक मुझे और सवाल नहीं मिलते। मुझे लगता है कि सब कंफ्यूज है, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं मिट्टी विश्लेषण के साथ इसे छोड़ रहा हूँ। अब हम दूसरे एपिसोड में मिलेंगे जहां हम सिंचाई के बारे में बात करेंगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद हर्ष। बहुत अच्छी और डिटेल जानकारी आज आपने दिया है फर्टिलाइजर टॉपिक के ऊपर। मैं यकीन के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे किसानों के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो सारे किसानों से मैं ये विनती करूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर कमेंट करें और आने वाले शुक्रवार को हम इन सारे प्रश्नों के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड रिलीज करेंगे, Q&A सेशन। और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम इरिगेशन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, आने वाले सारे एपिसोड को बिना मिस किए देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।